वेक्टर क्वांटिटीज, फिजिक्स की वो क्वांटिटीज जिनको बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी बताना है और उनकी डायरेक्शन भी बतानी है। ये दोनों अगर स्पेसिफाई करने पड़े तो ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। उसके बाद हमने ये स्टडी किया कि अगर एक ऑब्जेक्ट पर दो वेक्टर क्वांटिटी साइमल्टेनियसली काम करती है, जैसे एक ऑब्जेक्ट x डायरेक्शन में भी जा रहा है और y डायरेक्शन में भी जा रहा है, इसका ये मतलब है कि वो ऐसे बीच में जा रहा है, तो x की तरफ भी स्लाइड हो रहा है, y की तरफ भी स्लाइड हो रहा है, तो अल्टीमेटली उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कितनी दूर वो जाएगा, इसको निकालने के लिए हमें जो ऑपरेशन करना पड़ता है दैट इज ऑपरेशन ऑफ एडिशन। इसी तरह से एक पॉइंट पर अगर दो डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वो पॉइंट किस तरफ एक्सेलरेट होगा, तो उसके लिए जो हमको ऑपरेशन करना है दैट इज ऑपरेशन ऑफ एडिशन। तो हमने याद कर लिया एक पार्टिकल पर अगर दो क्वांटिटी एक साथ काम करेंगी तो वो किधर जाएगी, आंसर है रिजल्टेंट की तरफ, किस तरफ जाएगी, रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट क्या होता है, ये दो वेक्टर क्वांटिटी के एडिशन का रिजल्ट होता है, एडिशन का रिजल्ट दैट इज रिजल्टेंट। और जो ऑपरेशन हम करेंगे उसको हम कहेंगे एडिशन ऑपरेशन। तो ये एडिशन ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास दो तीन मेथड्स हैं। पहले हम वो लेते हैं कि जब हम किसी ग्राफ को वेक्टर को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को ग्राफ के फॉर्म में यानी एरो के फॉर्म में, तो जब हम किसी को एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका एडिशन करने के लिए हमने मेथड लगाया और वो मेथड है ट्रायंगल मेथड। ओके, तो देखिए ट्रायंगल मेथड कैसे अप्लाई करना है। हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, एक एरो के फॉर्म में ग्राफिकल मेथड से। देयर इज वन वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो, इस वेक्टर का नाम हमने दिया वेक्टर ए। देयर इज अनदर एरो रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर, दिस इज बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसकी डिस्क्रिप्शन होंगे कुछ लाइक दिस इज इक्वल टू 5 न्यूटन फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज इक्वल टू 4 न्यूटन फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। नाउ इफ these two forces act simultaneously at one body, then where the body will go? The answer is the body will go in the direction of resultant. Okay, how to find the resultant? We will have to do the addition. अब इन दोनों का एडिशन कैसे करना है, सो रिमेंबर दिस सिंपल प्रोसेस। पहले एक वेक्टर को ड्रॉ करिए, वेक्टर्स के साथ फ्रीडम है, वी हैव ए फ्रीडम, वी कैन स्लाइड देम एनीवेयर इन द स्पेस। जहां हम चाहें एक वेक्टर को रीड्रॉ कर सकते हैं, अलाउड है। सिर्फ हम क्या नहीं कर सकते, उसका मैग्नीट्यूड भी नहीं बदल सकते और उसकी डायरेक्शन भी नहीं बदल सकते। तो अगर इसका ऐसा मैग्नीट्यूड ये 1 2 3 4 है तो इतना ही रहेगा, डायरेक्शन भी यही रहेगी। हमने इसको यहां बनाया, दिस इज वेक्टर ए। अब इसके हेड्स, ये जो वेक्टर बी है इसको भी हम खिसकाकर यहां लाएंगे, इस तरह से लाएंगे कि इसकी टेल इसके हेड पर आ जाए, इसकी टेल इसके हेड पर आ जानी चाहिए और डायरेक्शन वैसी ही रहेगी, साइज भी वैसा ही रहेगा। तो यहां से हमने इसको ऐसा उठाया और यहां लेकर आए, ये तो ये कौन है, बी, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। ओके, ऐसा हो गया। अब वेक्टर ए का स्टार्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, उसकी टेल को, और एंडिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, उसके हेड को। वेक्टर बी का स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका एंडिंग पॉइंट। तो जो सबसे स्टार्ट में हमने लिया था वेक्टर ए, उसका स्टार्टिंग पॉइंट लेना है। जो एडिशन हो गया, दिस इज एडिंग प्रोसेस। एडिशन की प्रोसेस क्या है, एडिशन की प्रोसेस
सेकेंड वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर के साथ इस तरह से रखना कि इसकी टेल इसके हेड पर आ जाए। दिस इज एडिशन। ये हमने एडिशन कर दिया। ओके, अगर आपने ये एडिशन कर दिया तो रिजल्टेंट कहां है? तो आंसर है कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारे एडिशन प्रोसेस का एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग टू एंडिंग ये ऐसे हमने इसको मिलाया, स्टार्टिंग टू एंडिंग, और ये डायरेक्शन इसको दी। तो ये डायरेक्शन का एरो ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा? तो आंसर है स्टार्ट इधर से है, एंड इधर से है, इसलिए इसका एरो ऊपर रहेगा। एरो रहेगा कि नहीं रहेगा? आंसर है एरो रहेगा, बिकॉज इट्स ए वेक्टर। तो ये वाली लाइन पर हमने वेक्टर का निशान भी लगाना है और इसमें वेक्टर स्टार्टिंग टू एंडिंग इस डायरेक्शन में रखना है। देन दिस लाइन इज रिजल्टेंट ऑफ द टू, और इसको लिखा जाएगा a प्लस। रिजल्टेंट कैसे आया? एडिशन करके। एडिशन हमने कैसे किया? इसकी टेल को इसके हेड पे रखा और इस तरह से। अब ये जो शेप बनी इसको हम देख रहे हैं, दिस इज ए ट्रायंगल शेप, देयरफॉर वी विल कॉल दिस इज ए ट्रायंगल मेथड। तो ये ट्रायंगल मेथड हमने बनाया एंड दिस इज द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट के लिए हम r यूज कर सकते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। इस तरह से दो वेक्टर को ऐड करके ग्राफिकली हम a प्लस b की वैल्यू निकाल सकते हैं या उसको शो कर सकते हैं। ठीक है? ओके, सो नोट इट डाउन एंड वी विल डू सम प्रैक्टिस ऑन इट। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए अभी आप सब एक वेक्टर बनाइए जिसका मुंह नीचे की तरफ हो, ये, और इसका नाम दीजिए वेक्टर P। ठीक है? ये लाइन अपने मन से बनाइए। अब यहां पर इससे थोड़ा सा ऊपर या कहीं पर भी यहां पर एक ये ऐसा वेक्टर बनाइए जिसकी लेंथ इससे आधी हो, ये वाला वेक्टर, और इसका नाम दीजिए Q। इसका एरो इस तरफ रखिए। ओके, बना लिया सबने? अब आप मुझे बनाकर दिखाइए वेक्टर R विच इज इक्वल टू वेक्टर P प्लस Q। P और Q का रिजल्टेंट R बनाकर दिखाइए अपनी अपनी कॉपी में। दिस इज P। P इतना ही लंबा यहां लेना हमने। Q इतना, सिर्फ इतना, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। दिस इज P, दिस इज वेक्टर P, और स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट ये हमने मिलाया। दिस इज वेक्टर R। ठीक है? ओके, तो इस तरह से आई होप अब आगे आप बना लेंगे। सेकेंड मेथड हम लेते हैं, दैट इज नोन एज पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड में the two vectors are to be represented by two adjacent sides of a parallelogram। देखिए एक पैरेललोग्राम कैसा होता है? ये दो पैरेलल साइड्स और ये दो पैरेलल साइड। दिस इज ए पैरेललोग्राम। ये चारों को बराबर होना जरूरी नहीं है। ठीक है? उसमें छोटे और बड़े भी हो सकते हैं। दिस मे बी लाइक दिस। O P Q, O P O Q। ओके, तो हमारे पास दो वेक्टर हैं। लेट अस से पैरेललोग्राम मेथड।
ओके, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, इसको क्या कहते हैं आप? वेरी गुड, डायगोनल। Passing through their common point. ये है दो वेक्टर्स, This is vector B. This is vector E. and we are asked to combine vector A and B. A और B का हमको एडिशन चाहिए। तो हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम बनाया, ऐसा पैरेललोग्राम बनाया जिसकी एक साइड A से रिप्रेजेंट होती है और दूसरी साइड B से रिप्रेजेंट होती है। तो ये पैरेललोग्राम बना, ये वाली साइड इसकी A से रिप्रेजेंट होती है, वेक्टर A, और इसकी लंबाई इसके मैग्नीट्यूड के बराबर रखी, B के मैग्नीट्यूड के बराबर, तो दिस रिप्रेजेंट्स वेक्टर B। अगर ये वेक्टर A को रिप्रेजेंट करती है और ये साइड वेक्टर B को रिप्रेजेंट करती है, तो दोनों के कॉमन पॉइंट से जाने वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करेगा? इनके रिजल्टेंट को, A प्लस B। दिस A प्लस B इज रिप्रेजेंटेड बाय द ओके, रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ के बराबर है, मैग्नीट्यूड, और उसकी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन के बराबर। ये होता है रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग। ओके, सो दिस इज रिजल्टेंट। इन दोनों के बीच एंगल होगा इसकी डायरेक्शन, ए की डायरेक्शन ये है, बी की डायरेक्शन ये है, दोनों डायरेक्शन के बीच में कुछ एंगल है और ये एंगल कितना है? थीटा। सो व्हाट इज थीटा? ओरिजिनल एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ ए एंड बी। ओके, ए और बी की डायरेक्शन में थीटा एंगल होता है और ये दोनों मिलकर इस रिजल्टेंट को बनाती हैं। अब ये जो रिजल्टेंट बना है, इस रिजल्टेंट में हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है और इसकी डायरेक्शन कौन है। दोनों चीजें हम यहाँ ज्योमेट्रिक लिहाज से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पॉइंट को हमने माना O, इसको माना P, Q और इसको S। ओके, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। O Q को एक्सटेंड करते हैं, O Q को ऐसे एक्सटेंड करेंगे और S से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे और ये हमने पॉइंट लिया N। ये एंगल थीटा है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये इसका कॉमन लाइन है, तो ये एंगल भी कितना होगा? फिर से OP and QS are parallel and OQN is the transversal। इसलिए ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। ओके, अगर ये एंगल थीटा है तो यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला? दिस इज फॉर एंगल थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, SN अपॉन SQ। SQ कितना लंबा है? SQ इज इक्वल टू साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री बताती है हमको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज साइन थीटा। ओके, तो SN किसके बराबर हुआ? SN इज इक्वल टू SQ साइन थीटा, SQ साइन थीटा।
अब एस क्यू की लंबाई कितनी है? तो आंसर है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमने क्या मान लिया? ए। तो एस क्यू की लेंथ कितनी है? ए। तो एस क्यू की जगह लिखते हैं ए और उसको यहां ट्रांसफर कर देते हैं। तो दिस इज ए साइन थीटा। ठीक है। इसी तरह से हमने एक दूसरा रिलेशन बनाया विच इज क्यू एन अपॉन एस क्यू। क्यू एन अपॉन एस क्यू। क्यू एन अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू कॉस थीटा। देयरफॉर क्यू एन इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा। ए क्या चीज है? लेंथ ऑफ एस क्यू। लेंथ ऑफ एस क्यू ए। तो ये वाली जो लाइन बनी इसकी लेंथ कितनी है? ए साइन थीटा। और ये वाली जो लेंथ है ये लेंथ कितनी आ गई? ए कॉस थीटा। आगे से आप हमेशा याद रखेंगे जब भी हम ऐसा ट्रायंगल बनाया करेंगे ये वाली लेंथ हमेशा कितनी? सामने थीटा के सामने वाली ए साइन थीटा और थीटा से जो लगी हुई है ये वाली ए कॉस थीटा, ये दोनों रहेंगे। ओके, ये आ गया। अब हम कैलकुलेशन पर आते हैं। कैलकुलेशन ये हमने ट्रायंगल चुना, ट्रायंगल ओ एस एन। ट्रायंगल ओ एस एन। ओ एस एन एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओ एस एन इस ट्रायंगल में एक राइट एंगल है और इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। दैट गिव्स अस ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज एस एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर और ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस एन स्क्वायर। एस एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। ये जो ओ एन है इसके हमने दो पार्ट कर दिए, ओ क्यू प्लस क्यू एन। तो दिस विल बी ओ क्यू प्लस क्यू एन होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू एस एन स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर प्लस 2 ओ क्यू इंटू क्यू एन। दिस इज इक्वल टू एस एन स्क्वायर। छोटे से ट्रायंगल एस क्यू एन में देखिए क्यू एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एस क्यू स्क्वायर। फिर से क्यू एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर। क्यू एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर ये दोनों मिलाकर किसके बराबर होते हैं? क्यू एस स्क्वायर। दोनों के बदले में हमने क्या लिखा? क्यू एस स्क्वायर। ठीक है, क्यू एस स्क्वायर। ये दोनों के लिए ये आ गया प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस 2 ओ क्यू इंटू क्यू एन। नाउ पुटिंग वैल्यू, जब हम यहां वैल्यू रखते हैं तो देखिए क्यू एस ये वाली इसकी लेंथ कितनी है? ए के बराबर, ओ क्यू की लेंथ बी के बराबर। तो यहां पर हमने लिखा क्यू एस की जगह में पहले लिखते हैं ओ एस। ओ एस क्या है? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस का स्क्वायर। क्यू एस का स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। दिस इज बी स्क्वायर प्लस 2 ओ क्यू को क्या लिखना है? बी। उसके बाद क्यू एन और क्यू एन को हमने क्या बनाया था?
A cos theta, so we will write it here A into cos theta. ये हमारा एक्सप्रेशन बना r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अगर पूछेंगे रिजल्टेंट कितना, तो आप लिख देते हैं दैट इज r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a square plus b square plus 2ab cos theta. So इसको नोट कर दीजिए, this is the magnitude. तो पैरेललोग्राम मेथड से हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ये तो हमने रिजल्टेंट निकाला है, हम ये देख रहे हैं कि ये रिजल्टेंट ना तो ए की डायरेक्शन में है और ना बी की डायरेक्शन में। ये किस डायरेक्शन में है? इट इज इन सम थर्ड डायरेक्शन। और ये थर्ड डायरेक्शन हम बताना चाहते हैं, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि डायरेक्शन कौन सी है। तो इस डायरेक्शन के लिए पहले हमको कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए। रेफरेंस पॉइंट ईस्ट से इतना ऊपर है या नॉर्थ से इतना नीचे है, तो कोई ना कोई डायरेक्शन पहले एक पता होगी, तब तो हम दूसरी डायरेक्शन बताएंगे। जैसे अगर हम आपको कहेंगे कि ईस्ट से 45 डिग्री मुड़ जाओ, तो पहले आप ईस्ट देखोगे, फिर वहां से 45 मुड़ोगे। अगर हम ये कहेंगे एक लाइन खींचिए जो कि 30 डिग्री एंगल बनाती है, तो सबसे पहले आप क्या पूछेंगे, किस लाइन से 30 डिग्री बनाती है? जब तक हम वो बेस लाइन नहीं देंगे तब तक आप 30 डिग्री की लाइन नहीं बना सकते। इसलिए अगर मुझे इसकी डायरेक्शन बतानी है तो पहले बेस लाइन फिक्स करनी होगी। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेक्टर को बेस लाइन मान लेते हैं। मान लो हमने बी को रेफरेंस लाइन माना, ये तो बी रेफरेंस लाइन के साथ ये इतना एंगल बनाती है और इस एंगल का नाम हमने दिया अल्फा। ये एंगल आप देख रहे हैं थीटा एंगल से अलग है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी, और अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड बी। ठीक है, तो ये हमको क्या देता है, अगर हमको बी की डायरेक्शन पता हो तो हमको ये पता लग जाएगा कि रिजल्टेंट उस बी से कितना ऊपर या नीचे है। ठीक है, तो ये हमको अल्फा। अब ये अल्फा कितना होता है, तो अल्फा कितना होता है इसके लिए हमने एक छोटी सी कैलकुलेशन की इसी ट्रायंगल में अल्फा की एक कैलकुलेशन करते हैं। टेल मी हाउ मच इज टेंजेंट अल्फा इक्वल टू, टेंजेंट ऑफ अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज SN एंड बेस इज ON। दिस इज इक्वल टू SN अपॉन ON को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं OQ प्लस QN, OQ प्लस QN। अब इनकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, वैल्यू पुटअप करने से हो गया टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू SN इज इक्वल टू A sin थीटा। सो दिस इज A sin थीटा अपॉन OQ इज इक्वल टू B प्लस QN इज इक्वल टू A cos थीटा। तो ये हमने निकाला अल्फा का रिलेशन। अगर अल्फा पूछा जाए तो हम इसको tan इनवर्स कर देंगे। ठीक है, तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू हमने निकाली, उससे हमको अल्फा पता लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये अल्फा का रिलेशन है। इसमें आप लोग एक चीज याद रखेंगे कि जब आप ये अल्फा निकालते हैं तो ये अल्फा किस किस के बीच का एंगल है, इसे साथ में याद रख लीजिएगा। ये किस किस के बीच का एंगल है, R एंड B, और ये B यहां पर आएगा। अगर हम इस एंगल को R एंड A के बीच का एंगल लेंगे, ये वाला एंगल, ये इधर वाला, तो फिर यहां कौन आएगा? A।
और ये दोनों क्या बन जाएंगे? बी। समझ में आया? ये बहुत जरूरी है, उससे हमारे रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। अगर ये एंगल हमारा 60 डिग्री, ये 20 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हो सकता है 40 डिग्री होगा। तो हमारे आंसर दोनों तरफ अलग अलग होते हैं और इसके कारण ये आंसर अलग अलग होते हैं। तो याद रखिए, जिस साइड के साथ में एंगल है वो साइड की लेंथ यहां पर आएगी और बाकी दोनों में दूसरी लेंथ आएगी। तो ये डायरेक्शन का इक्वेशन और ये मैग्नीट्यूड का इक्वेशन। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड दैट इज डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। दिस इज magnitude and this is direction. ओके, तो ये हमने पैरेललोग्राम मेथड यूज करके एडिशन का मैग्नीट्यूड और एडिशन का डायरेक्शन दोनों निकाले। ट्रायंगल मेथड को हम यूज करेंगे ग्राफिक्स के लिए, ग्राफिकल रिजल्टेंट निकालने के लिए। बड़ी जल्दी जल्दी निकलेगा, लेकिन अगर हमको उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, तो हमको पैरेललोग्राम मेथड से निकाला हुआ फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, ये याद रखिए। अब हम इसके स्पेशल केसेस लेते हैं और स्पेशल केसेस से कुछ ऐसी सिचुएशन लेते हैं जो कि हमको प्रॉब्लम्स में बार बार आती हैं और हम उनके रिजल्ट याद कर लेते हैं, शॉर्टकट के रिजल्ट। जहां वो सिचुएशन हमको दिखेगी हम शॉर्टकट उसको लगा लेंगे। जैसे पाइथागोरस इज ए शॉर्टकट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हम सबको याद है। और हम सब जानते हैं कि इसमें a और b एट राइट एंगल वाली साइड्स हैं और c हाइपोटेनियस है। ठीक है, ओके। इसी तरह से यहां पर अब हम देखते हैं कि जब दो फोर्सेस को हम ऐड करते हैं तो वो दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो मैक्सिमम कितनी वैल्यू अडॉप्ट कर सकते हैं, मिनिमम कितनी वैल्यू ले सकते हैं, और दोनों के बीच अगर राइट एंगल हो तो वो कितनी वैल्यू ले सकते हैं। इसको हम किस तरह से बनाएंगे, तो इसे देखिए, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस। तो पहला स्पेशल केस लेते हैं फर्स्ट। When vector A and vector B are in the same direction, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो बताइए थीटा कितना होगा। थीटा इज इक्वल टू 0। अगर दोनों डायरेक्शन में हैं तो थीटा 0 हो जाएगा। अगर थीटा 0 हो गया तो इस फॉर्मूले के अनुसार थीटा को 0 करिए तो आर कितना हो जाएगा, cos 0। cos 0 कितना होता है 1, तो ये कितना होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर। इससे हमें क्या मिलता है, cos थीटा इक्वल टू 1। इससे हमें क्या मिलता है, r इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दैट्स ऑल। cos थीटा 1 हो गया। अब इसको तो आप जानते हैं, ये किसका होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसका हम रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो r कैसा होगा, a प्लस बी के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों कैसी हैं, सेम डायरेक्शन। दिस इज वेक्टर A 4, दिस इज वेक्टर b इक्वल टू 3। बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमें रिजल्टेंट कितना मिलेगा, a प्लस बी, a प्लस बी कितना 7।
ओके, तो इसको ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में ट्रायंगल लगाइए या पैरेललोग्राम लगाइए। ये A to B आपको बनाना आता है, आपने ऐसे बना दिया। दिस इज हाउ मच 4। फिर इसके हेड से B को बनाया, इसकी टेल और इसका हेड, इसकी लेंथ कितनी है 3। अब इसके इनिशियल पॉइंट से इसके फाइनल पॉइंट तक पूरा एक वेक्टर बना दिया ये। तो बताइए इसकी लेंथ कितनी आ गई 7। ये ट्रायंगल लगाया लेकिन ट्रायंगल फ्लैट हो गया, ठीक है हो गया, लेकिन टोटल कितना आ गया 7। बिल्कुल ठीक, यही 7 हमारा इस फॉर्मूले से आना चाहिए। तो हमने एक चीज याद कर ली, बड़ा सिंपल है कि अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा, एडिशन ऑफ द टू। क्या रिजल्टेंट होगा, एडिशन ऑफ द टू, एंड दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और वो 1 हमने यहां पर अप्लाई कर दी। ओके, अब हम सेकेंड केस लेते हैं, केस 2, व्हेन वेक्टर A एंड वेक्टर B आर इन अपोजिट डायरेक्शन। A and B are in opposite direction. देखिए वेक्टर A इधर काम कर रहा है 4 और इसी बॉडी पर एक दूसरा वेक्टर काम कर रहा है, वो इधर काम कर रहा है 3। ठीक है, ये एक नाव है, इस पर हम इधर 4 फोर्स लगा रहे हैं, इधर 3 फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा आप सबको मालूम पड़ रहा है 4 और इधर 3, तो ये इधर जाएगी कितने फोर्स से 1 फोर्स से। अब क्या हमारा फॉर्मूला भी यही बताता है, तो लेते हैं, देखिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी इस केस में, थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। क्यों, देखिए इधर है A और बी इधर है बी, तो ये एंगल कितना हुआ, यस 180 डिग्री। If this angle is 180 degree, theta taken as 180 degree, this will lead to cos theta is equal to -1। अब हम r की वैल्यू निकालते हैं, r is equal to a square plus b square plus 2ab into -1। ये क्या बन गया, -2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab किसका होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसका तो रिजल्ट क्या आया a माइनस बी, ये रिजल्ट आया। यहां हमने ट्रायंगल बना के रिजल्ट निकालने की कोशिश की। देखिए ये रहा a और यहां से स्टार्ट किया, ये रहा b, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल टू फाइनल रिजल्टेंट। बताइए रिजल्टेंट की लंबाई कितनी, सॉरी A was 4 and B was equal to 3। 4 इधर गए, 3 इधर वापस आए, ये कितना बचा 1 इन द डायरेक्शन ऑफ A, तो रिजल्टेंट कितना हो गया A माइनस बी के बराबर। ये cos थीटा की मिनिमम वैल्यू है -1, इसलिए ये रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू है। तो देखिए अगर A और B हमारे पास दो वेक्टर हैं, दोनों को आप किसी भी डायरेक्शन में रखकर ऐड करिए, बड़े से बड़ा आप कितना बड़ा उसको बना लेंगे, तो आंसर है A प्लस बी के बराबर। ठीक है, उसको हमने टोटल उल्टा कर दिया, छोटे से छोटा किया, तो छोटे से छोटा करके भी कितना छोटा कर लेंगे, A माइनस बी, उससे छोटा नहीं कर पाएंगे और A प्लस बी से बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो एक वेक्टर अगर 10 है, दूसरा वेक्टर 5 है, तो दोनों को आप किस तरह से ऐड करिए, मैक्सिमम वैल्यू आप कितनी ला सकते हैं, कितनी, एक 10 और दूसरा
5 15 मैक्सिमम वैल्यू हम ला सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, और वो कम से कम कितना आएगा उसका रिजल्टेंट 5, उससे कम नहीं आएगा। ठीक, तो ये इसकी लिमिट बताइए। इफ देयर आर टू वेक्टर्स 10 and 5, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ रिजल्टेंट? कहां से कहां तक रिजल्टेंट होंगे? 5 to 15। ये बात समझ में आई? तो 10 और 5 का कॉम्बिनेशन हमें कहां से कहां तक रिजल्ट दे सकता है? 5 to 15 ये रिजल्ट हमको मिलेंगे। ओके, ये मिनिमम मैक्सिमम आपने समझा। अब तो ये 5 होता है, कभी 10 होता है, कभी 15 होता है, ये किस पर डिपेंड करता है? तो आंसर है इट ऑल डिपेंड्स अपॉन थीटा, क्योंकि इसी से वो +1 भी हो रहा है और इसी के कारण -1 भी हो रहा है। तो यहां पर हमने नोट कर लिया, वैल्यू विल ऑलवेज बी the magnitude of resultant is always between a plus b to a minus b। कितनी आएगी? a plus b to a minus b, and it depends upon theta। It depends on angle between them। ओके, अब इस एंगल के कारण एक और एक्सप्रेशन देते हैं। If vector A and vector B are at right angle to each other, A और B एक दूसरे के राइट एंगल पर हैं। अगर राइट एंगल पर हैं तो थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। कॉस थीटा कितना होगा? 0। अब बताइए रिजल्ट कितना हो जाएगा? R is equal to रूट A square plus B square plus cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। दिस वी हैव ऑलरेडी नोटेड, सो वी ओमिटेड, इसको नहीं लिखेंगे, एंड दिस विल बी ओनली a square। तो जहां हमको ऐसे दो वेक्टर दिखेंगे, ये a है और ये b है, तो इसका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम से हमने बनाया ये r। इस r की वैल्यू कितनी होगी? रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर। ये कौन सा मेथड है? पैरेललोग्राम मेथड। क्या हम ट्रायंगल मेथड से बना सकते हैं? आंसर इज यस। ये रहा a और इसके हेड से हमने शुरू किया b को, तो ये रहा b। ये a और ये b, तो ये कौन है? a प्लस b। स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया और फाइनल पॉइंट पर एंड हुआ, तो ये क्या हो गया? a प्लस b। ठीक है, राइट। तो आप एक चीज देखिए, ये पैरेललोग्राम मेथड है, ये अगर b है तो ये वाली साइड भी कितनी बड़ी होगी? b के बराबर। अब देखो, ये a और ये b और ये रिजल्टेंट, पर ये तो ट्रायंगल मेथड है। आंसर है यस। बेसिकली पैरेललोग्राम मेथड ट्रायंगल मेथड ही होता है, राइट। ये थोड़ा एप्लीकेशन लगाने का अलग अलग तरीका है, अदरवाइज रिजल्टेंट बदलता नहीं है, भले आप ट्रायंगल मेथड से करिए, भले पैरेललोग्राम से करिए। तो पैरेललोग्राम मेथड कहाँ लगाना और ट्रायंगल मेथड कहाँ लगाना? तो आंसर है, दोनों का मेथडोलॉजी देखिए। यहां ट्रायंगल मेथड में एक वेक्टर ऊपर जाता है और इसके हेड से दूसरे की टेल स्टार्ट होती है, ये तो ये कौन सा मेथड हो गया? ट्रायंगल। इसके हेड से, ए के हेड से बी की टेल। इसमें
ए ही टेल, इसमें बी ही टेल। दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अगर हम बोलेंगे एक पॉइंट पर दो वेक्टर काम कर रहे हैं, एक ए और एक बी, हमने बना दिए दोनों, तो हम कौन सा मेथड लगाने जा रहे हैं? पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम में आपको दोनों वेक्टर बाहर जाते हुए मिलेंगे। अगर आप ऐसा बना दिए डायग्राम, तो वो हमें क्या बनाना पड़ेगा? पैरेललोग्राम। और अगर आपने एक के बाद उसके हेड से दूसरा स्टार्ट कर दिया, तो कौन सा मेथड में निपट जाएगा? ठीक है। तो these are triangle method and parallelogram method. There are special cases. This is the angle of resultant. ठीक है। अब अगर इनके बीच का एंगल 0 नहीं है, इनके बीच का एंगल 90 नहीं है, इनके बीच का एंगल 180 नहीं है, तो कैसे निकलेगा रिजल्टेंट? आंसर है, उसका आंसर हमको पता है, ऐसे निकलेगा। उसमें फिर यहां क्या लगा देना है? थीटा जो भी वैल्यू होगी, सपोज दोनों के बीच एंगल 45 है, तो विल पुट हियर 45। अगर और कोई एंगल है तो ऐसा करेंगे। सिर्फ तीन केसेस के हमने शॉर्टकट बना लिए। कौन कौन से? 0, 180 और 90, क्योंकि मोस्टली हमको ये तीन केसेस ही मिलेंगे, तो ये हमने एक शॉर्टकट याद कर लिए, अदरवाइज फॉर्मूला तो वही है। समझ आया? सो दिस इज पैरेललोग्राम मेथड। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें नेक्स्ट, दैट इज if there are more than 2 vectors, क्या उसका एडिशन हम कर सकते हैं? या एक छोटी सी प्रोसेस और पहले कर लेते हैं, एंड दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स किस तरह से होगा उसे देखिए। सब्ट्रैक्शन के लिए हम कोई अलग से मेथड डिस्कवर नहीं करते, इसी मेथड से ही काम करते हैं, एडिशन के मेथड से। एडिशन का मेथड क्या है? एक वेक्टर के हेड से दूसरा वेक्टर स्टार्ट करना, दिस इज एडिशन। ऐसे ही होता है एडिशन। देखिए, अगर हमको इस कोने से उस कोने तक ऐसे डिस्प्लेस होना है, तो हम कैसे बनाएंगे? एक वेक्टर ऐसे, दूसरा वेक्टर ऐसे, और ये क्या निकला? रिजल्टेंट। हम यहां से वहां पहुंच गए, तो इसको क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट। और ये दोनों उसके कंपोनेंट कहलाते। वी विल कम टू दैट। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज सब्ट्रैक्शन मेथड। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ओके, अब देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के लिए हमने मेथड वही लगाना है जो एडिशन का वेक्टर, एडिशन का मेथड है। ओके, एडिशन का मेथड यानी एक बनाएंगे फिर दूसरा बनाएंगे। दो वेक्टर्स हम लेते हैं, दीज वेक्टर्स आर ए एंड, इन दोनों का एडिशन करना है। एडिशन करने के लिए पहले वेक्टर ए को हम ड्रॉ करते हैं। वेक्टर ए, ये वेक्टर ए को ड्रॉ किया। हमारा ट्रायंगल मेथड क्या कहता है? इसके हेड से हम दूसरा वेक्टर लेंगे। अब ये वेक्टर बी है, मैंने ये वाला वेक्टर लिया, ये इस वेक्टर का नाम क्या है? वेक्टर बी। एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? जो डायरेक्शन में उससे उल्टा होता है। तो इससे हमने उल्टा किया, ये वाला ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? माइनस बी। ठीक है? ओके, अब देखिए, अब आप मुझे बताइए, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, अगर मैं इसको ऐसा जोड़ दूंगा तो ये वाला वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रहा ए, इसके हेड से ये रहा बी, तो ये वाला रिजल्टेंट मुझे क्या देता है? ए प्लस बी। ठीक है? क्यों? क्योंकि एडिशन का मेथड है। ओके, अगर मुझे यहां से यहां तक ये लाइन मैंने ऐसे खींच दी, तो ये वाला वेक्टर भी मुझे क्या देता है? रिजल्टेंट किस किस का? ए प्लस माइनस बी। दोनों कौन से मेथड हैं?
एडिशन ए और पॉजिटिव बी का हो रहा है, इसमें एडिशन ए और नेगेटिव बी का हो रहा है। जब ए और नेगेटिव बी का एडिशन होगा तो हमारी मैथमेटिक्स कहती है प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है, और ये किसके बराबर हो गया? ए माइनस बी। ठीक है, सो इट इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ए माइनस बी को। और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ए प्लस बी को। दोनों में हमने मेथड कौन सा लगाया? एडिशन का मेथड। दोनों में कौन सा मेथड लगा? एडिशन का मेथड। समझ आया? इस तरह से ये हमने सब्ट्रैक्शन किया। बेसिकली ये एडिशन मेथड ही है, सिर्फ जिसको सब्ट्रैक्ट करना है पहले हम उसको नेगेटिव बना लेंगे और उसको ऐड कर देंगे, दैट विल बी सब्ट्रैक्शन। ओके, अब आप लोग ये नोट कर लिया सर? अब देखिए, ये लाइन ऐसे ड्रॉ करिए और इसको लिखिए ए। यहां पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए छोटी सी, इसकी आधी, और इसको लिखिए बी। ए और बी बनाया दोनों। अब आप मुझे दो चीजें बनाकर बताइए। एक ए प्लस बी और दूसरा ए माइनस बी। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करके ड्रॉ करके मुझे दिखाइए ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अभी आपने ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों को देखा। ये जो आपने बनाया ए, क्योंकि हम डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते, इसलिए हम इसको ऐसे ही बनाएंगे, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड। ऐसा का ऐसा ही उठा के रखा, और इसका एडिशन का ऑपरेशन कहां से शुरू होगा? इसके हेड से यहां से ऑपरेशन शुरू किया, और क्या करना है? प्लस बी, ये प्लस बी, माइनस बी। इसलिए माइनस बी का मतलब हम समझते हैं। माइनस बी का मतलब क्या है? ऐड करो। किसको ऐड करो? माइनस बी को ऐड करो। तो हमने यहाँ माइनस बी बनाया। ऐड कैसे करना है? इसके हेड से हमने माइनस बी को बनाना है, तो ये माइनस बी बना दिया। दिस इज माइनस बी, और ये ए है, ये माइनस बी इसके साथ ऐड कर दिया, तो ये आ गया रिजल्ट। ये कौन है? ए माइनस बी, और ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। इसका फाइनल है ये ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस। ठीक है, प्लस बी को एरो से दिखाएंगे। दिखाएंगे, माइनस बी को इधर के एरो से दिखाएंगे। इस तरह से दोनों ऑपरेशन करने आपको आने चाहिए, एडिशन का और चाहिए। का। बेसिकली ये दोनों ऑपरेशन क्या होते हैं? एडिशन। एक में प्लस बी का एडिशन और एक में माइनस बी का एडिशन। ओके, अब इसके बाद हम लेते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड नाउ पॉलीगॉन्स।
we have to find resultant of vector A, vector B, vector C and vector D and vector E. ओके, प्रोसेस देखिए। किसी भी वेक्टर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 1, देयर इज नो रूल कि आपको किससे स्टार्ट करना है। So we will start with any one vector. So we start with A. This is vector A. Vector A. Then vector B. ये हम क्या नहीं बदल सकते, डायरेक्शन नहीं बदल सकते, मैग्नीट्यूड भी नहीं बदल सकते। इस पूरे को उठा के हमने ये रखा। कहाँ रखेंगे बताइए, ऊपर कि नीचे? नीचे, क्योंकि इसकी टेल कहां से स्टार्ट होनी चाहिए? इसके हेड से, इसलिए नीचे। So this विल बी दिस। this is B. अब हम कहां पहुंच गए हैं? यहां पहुंच गए। यहां से C को जोड़ना है, तो C को उठाकर लाए और कैसे प्लेस किया कि C की टेल B के हेड पे आ जाए। तो ये रहा C, ऐसे का ऐसे उठाकर लाए और ये आ गया। दिस इज C। यहां पहुंच गए। इसके बाद D, ये D को उठाकर लाए और इसकी टेल इसके हेड पर रख दी। दैट इज दिस D। D उसके बाद E, यहां से हमने लिया दिस इज E। यहां पहुंच गए। अब क्या हुआ? पांचों वेक्टर हो गए। अब इसके बाद ये देखिए, रिजल्टेंट इज गिवन बाय वन वेक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय लास्ट लाइन। ये लास्ट लाइन कैसे बनानी है? ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। तो ये जो हमने इनिशियल टू फाइनल एक लाइन खींचनी है, दिस gives the रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट किसके बराबर है? दिस रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D प्लस वेक्टर E, ऐसे जितने भी हों। ठीक है। ये कौन सा लॉ हो गया? पॉलीगॉन, क्योंकि पॉलीगॉन बन गया। ठीक है। अब पॉलीगॉन लॉ के कुछ और हमको रिजल्ट्स देखने हैं। हमारे पास, अच्छा ये हो गया सबका। अगला देखिए, हमारे पास 5 वेक्टर हमको मिले और पांचों वेक्टर को हमने ऐड किया। ओके, मैं सिर्फ उसका एडिशन दिखा रहा हूं। वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, वेक्टर D, वेक्टर E, ये पांचों को जोड़ दीजिए। रिजल्टेंट क्या? फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये रहा इनिशियल पॉइंट और यही रहा फाइनल पॉइंट। तो रिजल्टेंट यहां क्या हुआ? रिजल्टेंट क्या हुआ? रिजल्टेंट 0 का मतलब वो सारे वेक्टर एक दूसरे को, अगर वो फोर्सेस हैं तो सब फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। अगर ये पोजीशन है तो पोजीशन हम घूम के वहीं आ गए, पहले ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, वहीं के वहीं आ गए। पोजीशन 0 डिस्प्लेसमेंट, ये मतलब होता है। ओके, तो ये सब का एडिशन 0 हो गया। तो हमने इसमें से भी एक नियम निकाल लिया। अगर हमारे वेक्टर्स ऐसे हैं कि सारे वेक्टर्स का सम एक क्लोज्ड फिगर बनता है। क्लोज्ड फिगर क्या होता है? ये देखिए, ये जब हमने ऐसे बनाया था, दिस 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 दिस,
ये जगह बाकी रह गई। This is an ओपन फिगर, नॉट ए क्लोज्ड फिगर। और अगर ये यहां से ऐसा जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? क्लोज्ड फिगर। ओके, तो अब ये देखिए ये वाला फिगर कैसा है? दिस इज ए क्लोज्ड फिगर। अगर इसकी हर साइड एक एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है और हमको बोला जाता है कि ये सब वेक्टर को ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है? 0। तो हमने नियम बना लिया, इफ द वेक्टर्स टू बी एडेड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ ए क्लोज्ड फिगर, देन देयर रिजल्टेंट विल बी 0। तरीका समझ आया कि क्यों ऐसा होगा? क्योंकि पॉलीगॉन के जो एडिशन का रूल है उसमें रिजल्टेंट कौन है? लास्ट लाइन, और इसमें लास्ट लाइन नहीं बची, इसलिए रिजल्टेंट 0। ठीक है, तो इस चीज को भी नोट कर लेते हैं। So, if vectors to be added can be represented by sides of a closed polygon taken in order, then their addition is 0. Taken in order मतलब एक वेक्टर अगर ऐसा गया है तो दूसरे को यहां से ऐसे उतर के आना है, दूसरा ऐसा नहीं जा सकता। यानी सभी या तो क्लॉकवाइज चलेंगे या सभी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, आधे क्लॉक और आधे बीच बीच में एंटी क्लॉक, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है, रिजल्टेंट इज 0। इसी एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से बना सकता हूं। 1 2 3 4 5 सभी इन ऑर्डर लिए। ये इसका हेड, तो इसकी टेल से हेड, टेल से हेड, टेल से हेड, और इसके हेड से इसकी टेल, और यहां टेल से हेड। वापस तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है? 0। और ये यही पांचों वेक्टर हैं, देख लो, इन्हीं पांचों को ऐसा लिखा गया है। तो आप ये फिगर बनाएंगे, करेक्ट है, ये फिगर बनाएंगे तो भी करेक्ट है, राइट? ये याद रखिएगा। इस तरह से पॉलीगॉन में आप कोई भी फिगर बना सकते हैं। ये है एडिशन। इस एडिशन में कुछ और रूल्स भी हैं, जैसे अगर आप ए और बी का एडिशन करना चाहते हैं तो पहले ए का एडिशन करेंगे, पहले ए बनाएंगे और उसके बाद बी बनाएंगे। अगर आपने बाई चांस पहले बी बना दिया और फिर ए बनाया तो क्या रिजल्टेंट अलग आएगा कि सेम आएगा? तो आंसर है इट विल बी सेम। अगर ये सेम आएगा तो हमने एक रूल बना दिया, और वो रूल ये बना, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। दिस इज कम्यूटिंग रूल और कम्यूटेटिव लॉ। सो एडिशन ऑफ वेक्टर फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। ए और बी को आप कम्यूट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, अलाउड। बाद में आप देखेंगे कुछ वेक्टर लॉ ऐसे आएंगे हमारे जिसमें हम कम्यूट नहीं कर सकते, जैसे a माइनस बी, बी माइनस ए,
इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो एडिशन इज कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, यहां पर अभी आपको कि अगर हम एक इन ऑर्डर एक के बाद एक ड्रॉ करते जाएं तो लास्ट में जो एक गैप बचेगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट बट इन रिवर्स डायरेक्शन। ये रिवर्स डायरेक्शन देखिए, ये चीज ये ऐसे गया, ऐसे मुड़ा, क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, ये कैसे एंटी क्लॉकवाइज, ये रिजल्टेंट होता है। तो रिजल्टेंट का ऑर्डर हमेशा कैसा होता है, उल्टा। ठीक, अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इस तरह का क्वेश्चन कि ये ऐसा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वेक्टर है। व्हाट इज द एडिशन ऑफ ऑल द 7? दिख रहा है आपको गैप, इनिशियल टू फाइनल। ये तो ये जो रिजल्टेंट बनेगा इनिशियल टू फाइनल, यहां से स्टार्ट किया था और यहां पर एंड हो गया। ये मैंने लाइन खींची, इस लाइन का एरो मुझे किधर लगाना है, ऊपर कि नीचे? नीचे, और ऑर्डर बदल गया। ठीक है, ये रिजल्टेंट है इसका। ठीक, अब ये पूरा एक पॉलीगॉन है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, these are 5 lines and this makes a closed figure। अगर मैंने इस फिगर में चेंज कर दिया और मैंने कहा कि हमारे पास 5 वेक्टर्स नहीं है, 1 2 3 4 5, हमारे पास 4 वेक्टर्स है, only these 4 which are represented by this, then what is the result? फिफ्थ वाला, ओके। फिफ्थ लाइन अब हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारे गिवन कितने हैं, 4, तो रिजल्टेंट कौन होगा, फिफ्थ। और ये फिफ्थ को मैंने मिला दिया, लेकिन इधर एरो किधर लगाना चाहिए, उल्टी तरफ। ये इनिशियल पॉइंट ये था और ये फाइनल आ गया, तो ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमेशा क्या करनी है, उल्टी। ठीक है, अब इससे हमको एक बड़ा मजेदार थ्योरम मिलता है कि अगर बहुत सारे वेक्टर्स एक पॉइंट पर काम कर रहे हैं और उन सबको हम इन ऑर्डर रिप्रेजेंट करते हैं और वो सब मिलकर एक क्लोज फिगर बना लेते हैं, ये वेक्टर 1, वेक्टर 2, वेक्टर 3, वेक्टर 4, वेक्टर 5, वेक्टर 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 ने मिलकर एक क्लोज फिगर बनाया। ओके, अब मैंने आपको पूछा कि ये वाला वेक्टर, ये एक साइड हमने निकाल दी, ये साइड कितनी, तो हमारा आंसर है दिस इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज। क्योंकि वेक्टर का रूल हमको क्या बताता है, यहां से स्टार्ट करिए, ऐसे चला और यहां खत्म हो गया, तो रिजल्टेंट कौन आएगा, ये वाला। डायरेक्शन उल्टी, ये रिजल्टेंट के लिए इनिशियल टू फाइनल, ये रिजल्टेंट ऐसा बना, एक उल्टा, ये रिजल्टेंट है इसका, उसकी डायरेक्शन उल्टी। तो किसी भी क्लोज फिगर में कोई भी एक साइड बाकी सब साइड का क्या होता है, रिजल्ट, डायरेक्शन उल्टा। अच्छा, अब देखिए एक मैंने क्लोज फिगर ये बनाया, बहुत सारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता हुआ
ये फिगर। बताइए इसमें कौन रिजल्टेंट है, किसका? वेरी गुड। जी किसका रिजल्टेंट है? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। ये सब कैसे हैं? एक ऑर्डर में है, एक ऑर्डर में है, और ये लास्ट में क्या हो गया? उल्टा। तो क्लोज फिगर में कोई भी एक साइड बाकी सब साइड का एडिशन रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज नोट कर लीजिए। क्लोज फिगर in closed figures any one side represents resultant of addition, resultant of all other sides। ठीक है, तो क्लोज फिगर में कोई भी एक साइड बाकी सबका रिजल्टेंट होती है। रिजल्टेंट ऑफ ऑल अदर साइड। देखिए ये जो एनी वन साइड है इसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए? इन रिवर्स ऑर्डर, इन रिवर्स ऑर्डर। कोई भी एक साइड को उल्टा करिए तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है? सम ऑफ ऑल द अदर साइड्स। सो दिस इज पॉलीगॉन लॉ। अब इसमें एक छोटी सी चीज और सुनिए। क्लोज फिगर से अगर रिप्रेजेंट करवा लें तो सभी वेक्टर्स का सम कितना हो जाता है? 0। मान लीजिए हमारे पास 3 वेक्टर्स ऐसे हैं जिसको हम ट्रायंगल, जिसको पॉलीगॉन लॉ बनाना शुरू किए, तो कौन सा पॉलीगॉन बनेगा? 3 लाइंस का। 3 लाइंस के पॉलीगॉन को क्या कहते हैं? आंसर है ट्रायंगल। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया ये एक वेक्टर है having magnitude 3, ये एक वेक्टर है this is having magnitude 4, और ये एक वेक्टर है which is having magnitude 5। मुझे इन तीनों का सम बताइए। तो आपने ये किया, this is 3, this is 4 and this is 5। ये आपने तीनों ड्रॉ किए और जब रिजल्टेंट निकाल देंगे कुछ नहीं, क्यों? क्लोज फिगर बन गया। अब ये बताइए अगर ये क्लोज फिगर बन गया तो इसका रिजल्टेंट कितना? 0। मान लो ये वाला वेक्टर फोर्स वेक्टर है। फोर्स, वी अप्लाई फोर्स ऑन ए बॉडी, 3 फोर्सेस। एक फोर्स लगाया 3 इधर, दूसरा फोर्स लगाया 4 इधर, 3 इधर और 4 इधर, 3 4। बॉडी ऐसी जाएगी। इधर से हमने लगा दिया 5, ठीक इसके उल्टा, इस 5 के उल्टा ये 5, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। 3 और 4 का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए था? 5। फिर से देखिए, अगर मैं सिर्फ 3 और 4 का रिजल्टेंट पूछूंगा तो आप यही डायग्राम बनाएंगे, 3 और ये कौन है? 4। और रिजल्टेंट आप मुझे क्या बताएंगे? इसे किस तरफ एरो? नीचे। ये कौन है? 3 और 4 का रिजल्ट। लेकिन मैंने बोला और 5, तो आपने 5 भी बना दिया, तो रिजल्टेंट क्या हो गया? 0। अब वो बॉडी किधर जाएगी? तो आंसर है कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो चुका है? 0। सो ये जो तीनों फोर्सेस हैं इसको हम कहेंगे द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, द वेक्टर्स आर इन इक्विलिब्रियम। So if the vectors
working on a body can be represented by sides of a closed figure, then they are in equilibrium and their resultant is 0. यहां पर नोट कर लीजिए, they are in equilibrium. इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इस बॉडी पर इधर हम फोर्स लगा रहे हैं 3, इधर हम फोर्स लगा रहे हैं 4 और इधर हम फोर्स लगा रहे हैं 5. 3 फोर्स लग रहे हैं. व्हाट इज द रिजल्टेंट? कैसे बनाएंगे इसको? ओके, रिजल्टेंट 0 लाना. कैसे लाएंगे रिजल्टेंट 0? आएगा दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5. देखिए, ये हमने बनाया 3, यहां से शुरू किया 4 को बनाना, इसको उठाया और यहां रख दिया. ये रखा 4, ये है 3, ये है 4. दोनों का रिजल्टेंट कौन बनेगा? इनिशियल टू फाइनल. ये इनिशियल टू फाइनल, ये रिजल्टेंट बना. ये और हमने नापा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू रिजल्टेंट बना. ये थर्ड फोर्स नहीं है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है. थर्ड फोर्स ये रहा. अब ये 5 किधर काम करता है? रिजल्टेंट ऊपर. और ये थर्ड फोर्स किधर काम करता है? नीचे. ये 5 इस 5 को कैंसिल कर देगा, 5 ऊपर और 5 नीचे. एक ही लाइन वेक्टर काम कर रहे हैं कोलिनियर, तो सम कितना होगा? a माइनस b. आपने पढ़ा है. तो ये कितना हो गया? 0. देखिए ये वाला केस. और यहां पर ये हमने बनाया 3, ये 4 और ये तीसरा अगर ऐसे बना देंगे 5, तो ये क्या हो गया? क्लोज फिगर हुआ. तो ये कैसा आ गया? इक्विलिब्रियम. ठीक है. इस तरह से ये ट्रायंगल फॉर्म हमने बनाया इक्विलिब्रियम. अगर हम इसको पैरेललोग्राम से देखना चाहते हैं तो देखिए, 3 इधर 4 इधर, ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया. ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और ये पॉइंट ऑफ एक्शन से ये डायगोनल बनाया. ये डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करता है? रिजल्टेंट ऑफ 3 एंड 4. और जब हमने इसको नापा तो नाप के देखा एक्चुअली ये कितना आया? 5. तो ये 3 और 4 के कारण रिजल्टेंट किधर लगेगा? ऊपर की तरफ 5. कौन से लॉ से? पैरेललोग्राम से. लेकिन हमारा थर्ड फोर्स किधर काम कर रहा है? नीचे. और ये दोनों अगर इक्वल है तो ये पॉइंट किधर जाएगा? ना ऊपर ना नीचे. कौन सी कंडीशन? इक्विलिब्रियम. ये यहां पे. ठीक है. पैरेललोग्राम से हमको प्रैक्टिकल दिया जाता है थ्रू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस. तो हम ये लिखते हैं, ऐसा बनाते हैं. इधर 3 का फोर्स लगवाते हैं, इधर 4 का फोर्स लगाते हैं, इधर 5 लगाते हैं और देखते हैं ये रुक गया. कोई भी 3 लगाते हैं, ये रुक गए. हम इन दोनों का पैरेललोग्राम बनाकर ये निकालते हैं. ये हमेशा हमको क्या मिलेगा? रिजल्टेंट ऑफ दिस 2. अब इन दोनों को कैसा होना चाहिए? इक्वल. ये कौन है? रिजल्टेंट. कैसे निकाला? पैरेललोग्राम से. अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो जो हमारा पैरेललोग्राम बनाने का मेथड है, दैट मेथड इज करेक्ट. मान लीजिए मैंने पैरेललोग्राम मेथड लगाकर इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला और ये रिजल्टेंट आ गया 6. जबकि इसको बैलेंस कौन कर रहा है? 5. तो 6 को 5 बैलेंस नहीं कर सकता. लेकिन प्रैक्टिकल हमको क्या दिखा रहा है? कि बैलेंस कर लेता है. इसका क्या मतलब है? या तो हमारा प्रैक्टिकल गलत है या पैरेललोग्राम लॉ गलत है. प्रैक्टिकल गलत नहीं हो सकता क्योंकि वो सामने दिख रहा है. तो इसलिए पैरेललोग्राम लॉ गलत हो जाएगा. अगर ये कितना आ जाएगा? 6.
तो हम क्या बार बार प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये 6 नहीं आएगा, ये 5 आएगा। इसी तरह से हम दूसरे पैरेललोग्राम्स बनाते हैं। यहां पर ये इधर 10, ये इधर 15, यहां से हमने 10 ग्राम का वेट लटका दिया, यहां से हमने 15 ग्राम का वेट लटका दिया, ये 2 फोर्स, और यहां पर हमने एक तीसरा फोर्स लटका दिया, ये एक पत्थर का टुकड़ा है। अब ये पत्थर का टुकड़ा लगाया, इसको लगाया, रोक दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है इस पत्थर के टुकड़े का वेट बताइए। तो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं 10 ग्राम है, ये 15 ग्राम है, ये इसका नक्शा ऐसे ही बना लेते हैं इस एंगल के साथ में, और यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां से लिया 15, और इसके पैरेलल यहां से लाइन खींची, इसके पैरेलल यहां से लाइन खींची, और ये ऐसे इसको हमने नाप लिया, और इसको जब नापा तो ये आया 7, यानी 10 और 15 का रिजल्टेंट कितना है? 7। अगर इसका रिजल्टेंट 7 है तो ये जा क्यों नहीं रहा यार, क्योंकि पत्थर में रोक के रखा है। तो अब बताइए पत्थर कितना फोर्स लगा रहा होगा? 7। अगर 8 लगाता तो नीचे चला जाता, अगर पत्थर 6 के बराबर होता तो ऊपर चला जाता, और ये यही रुका है, मतलब पत्थर का वेट कितना है? 7। तो ये जो 7 हमने निकाला किस लॉ से निकाला? समझ आया? ये है पैरेललोग्राम लॉ से अननोन वेट को निकालना। पैरेललोग्राम लॉ को अगर फिक्स करना है तो हम यहाँ पर वेट रखेंगे और देखेंगे कि ये वेट 7 होता है। अगर ये वेट 7 रखते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा रिजल्टेंट भी 7 आया था। कौन सा लॉ यूज करके? पैरेललोग्राम। और एक्चुअल वेट भी कितना है? 7। ये पैरेललोग्राम लॉ करेक्ट है। समझ आया? ये एक्सपेरिमेंट हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम में होता है, ये उसके सिलेबस में है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। दिस इज व्हाट इट मीन्स। ठीक है? प्रैक्टिकल लेवल पर जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तब उसके फाइन पॉइंट्स आप देख लेंगे। इस लाइन को कैसे खींचना, इसके नीचे मिरर रख के, इसके नीचे मिरर रख के, इसका ग्राफ कैसे बनाना, फिर दोनों की स्केल बनाना, पैरेललोग्राम कैसे बनाना, ऑल दोस पॉइंट्स आर गिवन इन योर प्रैक्टिकल नोटबुक। ठीक। तो ये हमने सारे देखे, हाउ द फोर्सेस आर और हाउ द वेक्टर्स आर एडेड, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम एंड पॉलीगॉन। ये 3 तरह के रूल्स देखे हैं। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे अगली क्लास में कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारे वेक्टर्स होते हैं, जिसमें हम यूनिट वेक्टर यूज करेंगे आई जे के। अगर हमारा एक वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है आई, जे और के टर्म्स में, और उस समय हम एडिशन कैसे करते हैं। अगर हमको एक वेक्टर दिया गया है 5i + 3j, तो इसका मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी डायरेक्शन क्या है। अगर हमको एक वेक्टर दिया गया है 3i - 5j + 2k, तो उसकी डायरेक्शन किधर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये हम निकाल सकते हैं। और फिर बोला कि पहले और दूसरे वेक्टर को जोड़ दो, तो कैसे जोड़ना है उसको निकालेंगे। ऑल दीस थिंग्स मेक द वेक्टर अलजेब्रा वेरी इजी। और ये हमारे कन्वीनियंस के लिए है, और इसको हम इस तरह से इजी बनाते चले जाएंगे। सो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।